वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियस, जिसमें हमारा आज लास्ट टॉपिक था या लास्ट पार्ट था या आप कह लें कि लास्ट स्ट्रक्चर था ऑफ द न्यूक्लियस, जिसमें हमने क्या डिस्कस करना है, जो कि क्या है, क्रोमोसोम्स है। अच्छा जी, क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा था उनके साइज और शेप पे, और इसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट फर्दर टाइप्स भी हैं। हम इनकी टाइप्स को भी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, क्रोमोसोम्स, यही सेम बात जो मैंने यहाँ पे भी एक डायग्रामेटिकली ड्रॉ की है, राइट डाउन की है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मटेरियल है। वहां से मैंने एक क्रोमेटिन मटेरियल की स्ट्रक्चर ली और उसको यहाँ पे क्या किया, एलेबोरेट किया। मैंने कहा कि क्रोमेटिन मटेरियल है, उसमें कॉइलिंग हो रही है, हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए है, डीएनए के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सुपर कॉइलिंग हुई, सुपर कॉइलिंग हुई, ये स्ट्रक्चर आ गई। ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नॉर्मली डीएनए हमारे पास अनडुप्लीकेटेड होता है, इसकी डुप्लीकेशन होगी, क्या होगा, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बन जाएगा। इसके ये टू आर्म्स हैं, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं। जो सेंट्रल कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है, सेंट्रोमेयर कह रहे हैं। और लास्ट क्लास में भी कहा कि आप लोगों ने इन टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेंट्रोस्फेयर है, ये स्टेन्ड एरिया है, जो कि आप कह लो कि ये न्यूक्लियस, ये सेल, और इसके इस जगह पे जो स्टेन्ड एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोस्फेयर कहेंगे। उसके बाद दूसरी टर्म जो है वो हमारे पास है सेंट्रोसोम, वो एरिया जो सेंट्रोस्फेयर के साथ सेंट्रियोल्स को पॉजेस करेगा, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। जबकि जो हमारे पास थर्ड टर्म है वो है सेंट्रोमेयर, जो कि आप कह लो कि वो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में, जो क्या कर रहा है, इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में कनेक्ट किए हुए होता है। अब ये हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है जिसके ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सेंट्रोमेयर है। अगर एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे विद इन अ सेल, एक ही सेल में दो क्रोमोसोम मौजूद हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन ये दो क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। चलिए जी, मूव करते हैं टूवर्ड्स आर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, और साथ साथ हम क्या करते रहेंगे, इसके फंक्शंस भी डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि हमारे पास स्टेनिंग जो है, हम स्टेन कर रहे होते हैं क्रोमोसोम्स को, ठीक हो गया, बाय यूजिंग एसीटोकारामाइन एंड एसीटोऑर्सिन, ठीक है। और हमारे पास टू पोर्शंस, टू रीजन्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें एक आ जाता है यूक्रोमेटिन मटेरियल और एक है हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन मटेरियल। जब हम स्टेन या डाई अप्लाई करते हैं तो यूक्रोमेटिन जो है वो लाइट इन कलर रहता है, बहुत ज्यादा स्टेन नहीं होता। जो लाइटर पार्ट होता है हम उसको यूक्रोमेटिन कह देते हैं, और उसके बाद जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो पोर्शन होता है जिसको स्टेन करने से वो डार्कर अपेयर होना शुरू हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो कह रहे होते हैं। अच्छा जी, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम की एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। सबसे पहले ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सेंट्रोमेयर। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं उसी बेसिक स्ट्रक्चर को लेके। मैंने कहा ये आपके पास क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये क्या है, सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर जिस एरिया में मौजूद है, यानी कि हमारे क्रोमोसोम के ऊपर ये थिनर एरिया है, ये थिन एरिया, इस थिन एरिया को हम क्या कहेंगे, बेसिकली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। इस थिन एरिया में सेंट्रोमेयर मौजूद है जो ज्वाइन कर रहा है इन टू आर्म्स को। ये पी आर्म होता है, ये क्यू आर्म होता है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ये थिन एरिया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन कैसे किसी चीज को कहते हैं, जहां से तंग हो रहा हो, कोई चीज नैरो डाउन हो रहा हो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रोमेयर। फिर ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स होता है जिसको हम क्या कह रहे थे, काइनेटोकोर। और आप लोगों ने माइटोटिक एपरेटस में पढ़ा होगा कि काइनेटोकोर फाइबर्स होते थे जो अटैच होते थे काइनेटोकोर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम, और फिर हेल्प कर रहे होते थे टू सेपरेट आउट द क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट टू द डॉटर सेल। ये जो हमारा काइनेटोकोर होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि ये ऑपोजिट साइड, यानी कि ऑपोजिट टू द, आप कह लें कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि बाहर की तरफ जो है वो मूव कर रहा होता है। जैसे कोई स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आएगा, वो इसके साथ क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा, अटैच होके फिर ये क्रोमोसोम को क्या करेंगे, सेपरेट आउट करना
स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया सेंट्रोमेयर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सिस्टर क्रोमेटिड्स, काइनेटोकोर। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ रीजन जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन है, जैसे मैंने स्टेनिंग की बात कर ली, यूक्रोमेटिन है जो कि लाइट इन कलर होगा, डार्क इन कलर। उसके बाद ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि हमारे पास क्रोमोसोम में इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे क्रोमोसोम कंस्ट्रिक्टेड होता है। उस कंस्ट्रक्शन को हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कह रहे होते हैं या फिर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कह रहे होते हैं। और ये जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर है या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, नॉर्मली इसका क्या काम है कि इंटरफेज में जब हमारे पास न्यूक्लियोलाई जो अपेयर हो रहा होता है, हमने पढ़ा था, और फिर वो डिसअपेयर हो जाता है सेल डिवीजन में, तो वो न्यूक्लियोलाई की जो फॉर्मेशन हो रही होती है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो कर रही होती है, यानी कि ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहलाता है। फिर उसके बाद देखें यहाँ सेटेलाइट और टीलोमेयर्स के बारे में बात किया। सेटेलाइट बेसिकली क्रोमोसोम्स के ऊपर वो रीजन होता है, वो पार्ट होता है जो कि क्या होता है, यूजलेस डीएनए कैरी कर रहा होता है। जो क्या कर रहा होता है, यूजलेस डीएनए को कैरी कर रहा होता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, जंक डीएनए। तो जो एरिया जंक डीएनए कैरी कर रहा है दैट इज बेसिकली सैटेलाइट। टीलोमेयर्स क्या होते हैं, टीलोमेयर्स जो हैं वो एरियाज हैं जो कि एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे, और इनका क्या काम है कि इन्होंने स्टॉप करनी है अटैचमेंट एक क्रोमोसोम की दूसरे के साथ। यानी कि ये देखो, ये दो क्रोमोसोम ऐसे मौजूद हैं, इसने क्या करना है, इस क्रोमोसोम को इसके ऊपर अटैच होने से रोकना है। सपोज करें अभी ये मैंने दो क्रोमोसोम ऐसे बनाए हुए हैं, टीलोमेयर अगर नहीं होगा तो ये क्रोमोसोम्स किस तरह से आ जाएंगे, ये हमारे पास इस तरह से जो है ना वो मौजूद होंगे। तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से इनको आपस में अटैच होने से क्या कर रहा होता है, स्टॉप कर रहा होता है। दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम्स। और आप सब जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉयड नंबर यानी कि 2n में मौजूद होंगे हमेशा एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। और कुछ एनिमल्स होते हैं ऐसे, कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और एनिमल यूकैरियोटिक सेल के अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम सिर्फ तभी मौजूद होंगे जब क्या हो रही होगी, सेल डिवीजन हो रही होगी। और कब, वो भी जब मियोसिस होगी और जब सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही होती है। नंबर 1। नंबर 2, हम कहते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो हर इंडिविजुअल में, हर सेल में वेरी कर रहा होता है। अनियन का डिफरेंट होगा, चिंपैंजी का 48 है, ह्यूमन का 46 है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का 8 है। हर सेल का, हर ऑर्गेनिज्म का, मैं अगर कहूं तो ज्यादा बेहतर है, हर ऑर्गेनिज्म का, हर स्पीशी का, ये मोर स्पेसिफाई, हर स्पीशी का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों से वादा था कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोगों ने बताना है कि सीव ट्यूब सेल्स जो कि बेसिकली प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं और प्लांट्स में भी मोर स्पेसिफिकली फ्लोएम में मौजूद होते हैं, जिनका बेसिकली क्या काम है, ट्रांसलोकेशन करना, किसकी, फूड की। उनके अंदर न्यूक्लियाई क्यों नहीं मौजूद होता। अच्छा, आरबीसीज जो के यहां मेंशन करें, आरबीसीज जो मैच्योर हैं उनमें न्यूक्लियाई क्यों मौजूद नहीं होता। और याद रखना है कि आरबीसीज की लाइफ 120 डेज होती है। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, सीव ट्यूब सेल्स जो हैं नॉर्मली कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स जो हैं इनिशियल जब इनकी स्टेज होती है यानी कि इमेच्योर होते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा, वैक्यूल भी होगा। लेकिन जैसे जैसे कि प्राइम स्टेज की तरफ जाते हैं, फंक्शनल होना शुरू होते हैं, न्यूक्लियस और वैक्यूल इनका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों, ताकि ये मोर स्पेसी हो। मोर स्पेसी क्यों हो, ताकि मैक्सिमम इनके अंदर फूड स्टोर हो और ये फूड की ट्रांसलोकेशन करें। तो फिर ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई मौजूद होता है जो इनको हेल्प कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। तो न्यूक्लियाई क्यों इनमें मौजूद नहीं होता, ताकि ये मोर स्पेसी हो और फूड इजीली ट्रांसलोकेट हो। आरबीसीज जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं आप लोगों ने पढ़ा, उनके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता मैमल्स में। तो हम कहते हैं कि मेच्योर आरबीसीज में भी न्यूक्लियस इस वजह से मौजूद नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि आरबीसीज में मौजूद नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि आरबीसीज जो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं उन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं करना, उनका सिर्फ क्या काम है, कैरी करना और ट्रांसपोर्ट करना टू द बॉडी। इस वजह से आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। वो सिर्फ क्या करेंगे, उन्होंने स्पेसी होना, ज्यादा स्पेशियस होना है
ताकि उनके अंदर जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन कैरी कर सकेंगे और वो बॉडी को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। इस वजह से उनके अंदर भी न्यूक्लियाई मौजूद नहीं होता और उन्होंने इट सेल्फ इसको यूटिलाइज नहीं करना, कंज्यूम नहीं करना ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस वजह से भी उनके अंदर न्यूक्लियाई मौजूद नहीं होगा। अगर आप इतना भी सीयू में और आरबीसी में लिख देते हो कि क्योंकि इन्होंने मोस्ट स्पेशियस होना होता है, स्पेस ज्यादा चाहिए, इस वजह से न्यूक्लियस नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद मायोन्यूक्लियाई की तरफ आ जाएं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जहां पे भी टर्म यूज होगी मायो, इसका मतलब है मसल्स। मैंने आपसे कहा कि जो एनिमल सेल है ना, उनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, जबकि मसल फाइबर का न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता। उसका आप ये कह लो कि मैं मायोफिब्रिल बनाती हूँ, उसका पेरीफ्री पे मौजूद होता है और एक सर्टेन डिस्टेंस पे मौजूद होगा। ये जो इसकी आउटर लेयर है इसको हम सार्कोलीमा कह रहे होते हैं। और आपको मैंने बताया जहां भी टर्म सार्को यूज होगा, सार्को का मतलब क्या होता है, हमारे पास मसल होता है। तो वो कहता है कि इस स्केलेटल मसल्स में नॉर्मली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि कोइनोसाइटिक है, और क्या होंगे, इनके न्यूक्लियर पेरिफेरी पे मौजूद होंगे, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो इस तरह से डिजाइंड होता है जिस वजह से न्यूक्लियस को पेरिफेरी पे होना होता है। दैट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। आज न्यूक्लियस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चंस के आंसर का जैसे वादा था वो भी आपको दिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।